नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सीएम आवास पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में हो रही मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल समेत संगठन और सरकार के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। उपचुनाव के लिए बनी स्पेशल 30 मंत्रियों की टीम बैठक में मौजूद है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, संगठन और सरकार के पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक हो रही है। सीएम आवास पर यह बड़ी बैठक हो रही है। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में शामिल हैं। तो इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मीटिंग में मौजूद है। और इन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनके नाम भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम, कई मंत्री वहां पर मौजूद हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक। टीम 30 में शामिल मंत्री बैठक में शामिल हो रहे हैं। और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, जाहिर तौर पर अब सारा फोकस उपचुनाव को लेकर के है और इसीलिए मंथन काफी दिनों से चल रहा था। आज टीम 30 और तमाम मंत्री आज की बैठक में मौजूद हैं। क्या निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, ये जो उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी उसके जो दावे किए जा रहे थे, जो उम्मीद जताई जा रही थी, उसके मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई। लिहाजा उपचुनाव में किसी भी तरह की कोई कोर कसर उठाए रखना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और इस वक्त उसी क्रम में एक अहम बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सरकारी आवास है 5 कालिदास मार्ग पर चल रही है। बताया जा रहा है दोनों डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष, संगठन महामंत्री समेत तमाम कैबिनेट मंत्री और कई जिलाध्यक्ष मौजूद हैं। जो एक 30 मंत्रियों की एक टीम बनाई थी योगी आदित्यनाथ ने, वो अपनी रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। उन्होंने ग्राउंड पे जाकर के तमाम जनता की नब्ज टटोली है, किस तरह से पब्लिक वोटिंग कर सकती है उपचुनाव में। इन तमाम उम्मीदों को, उनकी जो आकांक्षाएं हैं उसको खंगाला, उसी के मुताबिक एक रिपोर्ट पेश की है कि कौन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो सकता है। इस पर भी चर्चा हो सकती है। तो वो रिपोर्ट आज पेश हो सकती है। अगर रिपोर्ट पेश होती है तो उसके ऊपर चर्चा होगी। ये मान के चलिए कि जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उस तरफ जो रास्ता जा रहा है आज, उसकी ओर एक पहला और एक अहम कदम है। आज का कदम बहुत ही मजबूत होगा और इसी मीटिंग से साफ हो पाएगा कि किस स्ट्रेटजी के साथ, किस प्रत्याशी के साथ भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों के उपचुनाव लड़ने जा रही है। अनुभव। बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या की रेप पीड़िता को अब अयोध्या से लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। प्रोफेसर सुजाता देव के नेतृत्व में पीड़िता का इलाज चल रहा है। शुरुआती परीक्षण लगभग कर लिया गया है। परीक्षण के आधार बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे इलाज होगा। प्रोफेसर सुजाता देव की टीम हिस्ट्री और शुरुआती परीक्षण कर रही है। उसमें प्रोफेसर सुजाता देव और उनकी टीम की देखरेख में उनका उपचार चल रहा है। अभी जब से उनको रिसीव किया है तो मैडम की तरफ से उनके कुछ इन्वेस्टिगेशंस और साथ ही साथ जो उनका एक आकलन है, एक असेसमेंट है, वो किया जा रहा है। असेसमेंट और इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही जो भी एक डायग्नोसिस सामने बन के आएगा, हमारे उपचार की दिशा उसी दिशा की तरफ बढ़ेगी। वहीं अयोध्या गैंगरेप के मुख्य आरोपी मोहित खान का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खाली कराया गया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बैंक और कई दुकानें थीं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बैंक को खाली कराया गया है। मोहित खान की और भी जो प्रॉपर्टी की जांच चल रही है। पुलिस चौकी वाली बिल्डिंग भी कार्रवाई की जद में है। मोहित खान की बिल्डिंग में 2012 में बदरसा पुलिस चौकी खोली गई थी। गैंगरेप के बाद पुलिस चौकी को भरतकुंड पर शिफ्ट कर दिया गया है।
अयोध्या रेप केस को लेकर बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। चौधरी ने ऐसी करतूतों को समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा बताया है। समाजवादी पार्टी का जिस प्रकार का चरित्र है, ये भैया मोबाइल, उसमें आप सब लोगों ने देखा होगा, पीढ़ी बदल गई लेकिन अभी तक इनकी मानसिकता नहीं बदली। और इसके बाद अगर आरोपी एक विशेष समुदाय का हो तो पूरा इनका इकोसिस्टम उसके बचाव में, उसे बचाने के लिए लग जाता है। इसके लिए मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं। एक न्यूज डिबेट में सपा के एक प्रवक्ता बलात्कार को प्लेजर से जोड़ रहे थे। दूसरे प्रवक्ता टीवी डिबेट में कह रहे हैं कि मान लिया गलती हो गई, और पुराने उनके नेता हैं। अयोध्या मामले में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के नेतृत्व में अयोध्या गई 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट शीर्ष संगठन को सौंपी है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लगभग 4 पन्नों की है। समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला गया है। लोकल पुलिस की भूमिका पर सवाल के साथ साथ मुआवजा बढ़ाने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। तो बीजेपी नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी गई है। बीजेपी डेलीगेशन की रिपोर्ट में क्या है वो भी यहां पर हम आपको बता रहे हैं। लगभग 4 पन्नों की यह रिपोर्ट है। मुआवजा बढ़ाने की बात रिपोर्ट में कही गई है। अयोध्या गैंगरेप पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की है। अखिलेश ने कहा कि डीएनए टेस्ट की मांग गलत नहीं है, पुलिस वहां की पूरी सच्चाई जानती है। जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है। हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में क्यूटो में क्या हुआ? अधिकारी पे इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। सोचिए आप, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, आप अकेले में बात करना कितने प्रेशर में जीवन जी रहे हैं। ये जो भार है इनके पास, मेडल, बेल और ये तमाम लैनियार्ड और नेम प्लेट और तमाम उसके अलावा ऐसा भार है इनके ऊपर, ये काम नहीं कर सकते, न्याय नहीं दे सकते। और उसका परिणाम ये हुआ कि भेदभाव कर रहे हैं, और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। अयोध्या मामले पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का बयान भी सामने आया। अवधेश प्रसाद ने कहा है कि पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, जो आरोपी हो उसे कड़ी सजा मिले। अवधेश प्रसाद ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने और 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की मांग की है। जो मामला है जी बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है, और पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है। समाजवादी पार्टी की मांग है, अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो, जो भी आरोपी है, जो भी कल्प्रिट है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए, और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। और हाँ, पार्टी बता रहे हाँ, सुनिए, पार्टी ने
एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है और ये कहा गया है बहुत जल्दी से जल्दी बिना अनावश्यक विलंब के अपनी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें देरी नहीं लगेगी, विलंब नहीं लगेगी, अनावश्यक विलंब नहीं है और दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी की मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार की तरफ से उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसको स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और कम से कम 20 लाख रुपए दिया जाए। अयोध्या रेप केस को लेकर एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर का भी बयान सामने आया। राजभर ने अयोध्या सांसद से इस्तीफे की मांग की है। राजभर ने समाजवादी पार्टियों को अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी बताया है। सांसद को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी पार्टी का वो नगर अध्यक्ष है, उनके साथ सैकड़ों फोटो आ रही है, आप लोग दिखा रहे हो, तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है तो उनके साथ भाषण देते हुए, बैठ करके चाय पीते हुए, ऐसे सांसद को, जो ऐसे लोगों को पाल के रखे हैं, ऐसे सांसद को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया है। अयोध्या के आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही सहारनपुर में रेप केस में बुलडोजर एक्शन न होने का आरोप लगाया है। क्राइम लगातार बढ़ रहा है, क्राइम रुक नहीं रहा है। जो जीरो टॉलरेंस की बात चल रही थी, तो जीरो टॉलरेंस तो तब हो सकता है जब सबको न्याय। अब देखिए, अभी अयोध्या में घटना हुई है तो बुलडोजर पहले, ये सही है कि हमने तो निंदा की थी, उस घटना की निंदा की थी। निंदा के साथ साथ जो भी अपराधी है उसे फंसाया जाए, उस पर कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष पर बुलडोजर न चले। अब अगर बुलडोजर चलाना है, अब चलाओ वहाँ सहारनपुर में, वहाँ भी तो हो गया है रेप। जी वहाँ पर भी तो रेप हुआ है, वहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। अब वहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा तो अगर इस तरीके से अगर ये सरकार करेगी तो फिर ये घटनाएं रुकेंगी नहीं, अब तो क्राइम बढ़ेगी। अयोध्या गैंगरेप मामले में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि अपराधी की न कोई जाति होती है और न कोई मजहब होता है, जो दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। कि न कोई जाति होती है, न कोई मजहब होता है। महिला अपराधों के मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस घटना में जांच चल रही है। जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, जो भी दोषी है। मैम, आज बीजेपी के तमाम नेता पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और ठीक है, हर पार्टी अपने प्रतिनिधि भेज रही है, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, महिला अपराध के मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जांच चल रही है, जांच के नतीजों के आधार पर जो भी दोषी है, हमें नहीं मालूम कौन दोषी है, जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। कानून का मार्ग, कानून अपना काम करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोंडा के दौरे पर थे। इस दौरान वो मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। मेडिकल कॉलेज में हो रहे विकास कार्यों का सीएम योगी ने जायजा लिया। छात्रों के लिए बनाए गए क्लासरूम में भी सीएम योगी गए। सीएम ने निर्माण कार्यों का बारीकी से जायजा लिया। उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश भी दिए। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। क्लासरूम का जायजा लिया गया, विकास का मॉडल वहां पर देखा गया और अफसरों के साथ वहां पर मुख्यमंत्री ने मीटिंग भी की। पहले लेक्चर हॉल देखा, उसके बाद उन्होंने हिस्टोलॉजी लैब और डेमोन्स्ट्रेशन रूम, फिर जो मॉडल बना हुआ है वो देखा। उन्होंने सारे जो मेडिकल कॉलेज की जो नई बिल्डिंग बन रही है उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का नजूल विधेयक को लेकर बयान सामने आया है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि विधेयक कमेटी के पास भेजा गया है। ये सरकार का आंतरिक मामला है, सरकार इसे अपने स्तर पर समझकर आगे बढ़ाएगी।
सरकार नजूल भूमि को लेकर एक विधेयक सरकार सदन में लाई थी, लेकिन हम लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ आपस में बातचीत करके डिस्कशन करके विषय को आगे बढ़ाने की परंपरा है और उसी को आधार मानकर लोकतांत्रिक तरीके से जब सदन में विधान परिषद में विधेयक आया तो उसमें और व्यापक रूप से डिस्कशन हो, बातचीत हो। अगर कोई मन में किसी के कंफ्यूजन हो तो उसे भी अपनी बात कहने का अवसर मिले, इसके लिए विधेयक प्रवर समिति को गया है और आपस में विचार विमर्श करके समिति इस पर रिपोर्ट देगी, उसी आधार पर आगे बढ़ेंगे। मोदी सरकार जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में कई बड़े बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और शुक्रवार को कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इसकी शक्तियों को सीमित किया जाएगा। इस बारे में संसद के मौजूदा सत्र में ही बिल पेश हो सकता है। तो वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव हो सकता है, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधनों को मंजूरी यहां पर दी गई है। मौजूदा सत्र में ही यह बिल पेश हो सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधनों को मंजूरी यहां पर दी गई है। मौलाना साजिद रशीदी ने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर बयान दिया है। साजिद रशीदी ने मुस्लिम से विरोध जताने की बात कही है। मौलाना ने कहा है कि वक्फ बोर्ड और मस्जिदों को बचाने के लिए मुस्लिमों को अब विरोध करना ही होगा। इसलिए मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि मुसलमानों अपने वक्फ को बचाने के लिए, अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए संवैधानिक तरीके से, जो संविधान ने हमें इजाज़त दी है उस तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराना पड़ेगा। किसान आए, उन्होंने आंदोलन किया, बिल वापस हो गए। अगर हम भी संवैधानिक तरीके से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, ये बिल हमारे खिलाफ आते रहेंगे। इसलिए संवैधानिक तरीके से बगैर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए हमें इन बिलों की मुखालफत करनी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड एक्ट के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का बयान सामने आया। राजभर ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है और कहा है कि जो लोग देश छोड़कर चले गए उनकी जमीन सरकार की जमीन हुई, उसे वक्फ बोर्ड बेच रहा है। इसी के लिए एक्ट में संशोधन किया जा रहा है। जितनी भी जो आजादी की लड़ाई के बाद जो लोग छोड़ के चले गए, खाली पड़ी जमीनें हैं, वही जमीन है वक्फ बोर्ड की ना। उस जमीन पर वो लोग अपने से बेच रहे हैं, उसमें सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं। क्यों बेच रहे हो? वो तो सरकारी संपत्ति हो गई ना एक तरह से, तो छोड़ के चले गए तो उसका मालिकाना हक वक्फ बोर्ड जताता है, तो उसके संशोधन की बात हो रही है। वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव की आहट के बीच एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आया। बर्क ने कहा कि गैर जरूरी कानून आया तो विरोध किया जाएगा। मैं यही कहूँगा कि अभी इस टाइप की चर्चा है, लेकिन कोई पुष्टि नहीं हो पाई है इस टाइप का कि कोई संशोधन ये कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई संशोधन करना है तो मैं वही कहूँगा कि इनको मुस्लिम समाज के दानिश्वर लोगों से बैठक करनी चाहिए और उसके बाद में जो संशोधन ज़रूरी है उनको करना चाहिए। अनावश्यक तौर पर जिस तरह से इन्होंने किसान कानून, उनको ज़रूरत नहीं थी कि हम तुम्हारे हित में लेकर के आ रहे हैं, ज़बरदस्ती वो कानून लाए, उनको वापस लेना पड़ा, सरकार की किरकिरी हुई। और जो ड्राइवरों के ऊपर वो लेकर के आए कानून, उस पर उनको उसको रोकना पड़ा उस बिल को। तो इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हठधर्मी नहीं चलनी चाहिए। और अगर ये ज़बरदस्ती इस टाइप की कोई करेंगे तो यकीनन हम इनकी मुखालफत करेंगे। वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा का बयान सामने आया। मोहसिन रजा ने कहा है कि कानून में बदलाव वक्त की जरूरत है, बदलाव से महिलाओं को न्याय मिलेगा। वक्फ की अगर आप उठाकर देखें, हिस्ट्री देखें वक्फ की, जब से वक्फ बोर्ड कायम हुए हैं तब से अमेंडमेंट होता चला आ रहा है। कांग्रेस ने कई अमेंडमेंट किए, 2013 में आपने किया, लास्ट अमेंडमेंट तो कांग्रेस ने 2013 में किया। ये उसी का तो झेल रही है पूरी उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता। जो उन्होंने अमेंडमेंट किया था उसमें इतनी शक्तियां दे दी उन्होंने वक्फ बोर्डों को कि वहां पर किसी को न्याय नहीं मिला।
और महिलाओं को कहीं कोई हक नहीं दिया, उनमें हमारी बहनों को वंचित कर दिया। जिन लोगों के वक्फ हुआ करते थे उनको वक्फ से हटाकर दूसरे लोगों को वक्फ में बैठाल दिया गया। तो ये आपने देखा कि वक्फ बोर्डों ने अपनी जो उनको शक्ति दी गई थी उससे ऊपर उठकर काम किया, क्योंकि आपने लचर पचर जो ये एक बनाकर दिया था अमेंडमेंट एक्ट, उसकी वजह से ये हुआ। खबर वाराणसी से है। पुलिस ने एनकाउंटर में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाश को रोकने की कोशिश की तो बदमाश ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान सुरेंद्र जायसवाल के रूप में हुई है। यह शातिर टप्पेबाज है। बदमाश सुरेंद्र जायसवाल पर कई जिलों में केस दर्ज है। इनसे भारी संख्या में जो है पुलिस को आभूषण बरामद हुए। जैसा हमको मैंने बताया कि सिर्फ बनारस में नहीं है और जनपदों में भी इनके आपराधिक इतिहास है और इन पे गैंगस्टर का इस पे कार्रवाई भी हुई है। तो हम यहाँ से इन पे एचएस खुली है कि नहीं खुली इसके संबंध में जो कंसर्न इनका जनपद है वहाँ पे पताचार करेंगे और इसके अलावा भी हो सकता है इनका आपराधिक इतिहास हो तो उसमें हम खराब हों। पुलिस टीम को इनाम इसके पूरी पुलिस टीम को हमारी तरफ से इसमें 25,000 रुपये का इसमें नगद उनको पुरस्कार दिया जाएगा। मेरठ के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में कोर्ट ने 10 आरोपियों को सजा सुना दी है। स्पेशल जज एंटी करप्शन सेकंड की कोर्ट ने 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लव ट्रायंगल को लेकर 2008 में ट्रिपल मर्डर हुआ था। 16 साल बाद इस मामले में फैसला आया है। 2008 में मेरठ के थाना कोतवाली क्षेत्र के गुड़ई बाजार में हुए हत्याकांड में 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगी थी। इसमें 2 आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है। एक आरोपी जुवेनाइल में छूट गया था। एक आरोपी की फाइल अभी विचाराधीन है। बाकी 10 को दोष सिद्ध कर दिया गया है। इस केस में 33 गवाहों ने गवाही दी थी। 2008 का ट्रिपल मर्डर शहर जानता है कि कितनी बेदर्दी से कत्ल किए गए, लेकिन अब 16 साल बाद इस मामले में फैसला आया है। हमारे साथ खुद वादी हैं इस पूरे मामले के अनिल ढाका जी। अनिल ढाका जी, क्या 16 साल का लंबा इंतजार, क्या इंसाफ हुआ? इंसाफ जो न्यायालय ने दिया है वो हमें मंजूर है और आगे भी जो हमें न्याय मिलेगा उसके लिए भी हम। कोर्ट ने जब फैसला सुनाया क्या वो मंजर था? क्या जिस तरीके से आपने 16 साल तक लड़ाई लड़ी उसको लेकर एक मन में दर्द था? आज 16 साल बाद जब फैसला आया, उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, तो न्याय मिला है हमें 16 साल बाद। पूरी मेहनत और लगन के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। ये हमारे सब वकीलों का, हमारे का बहुत बड़ा इसमें मेहनत का वो रहा है। हमारे सभी साथियों का रहा है, शहर के लोगों का रहा है, हर पत्रकार बंधु का रहा है। लखनऊ में ताज होटल के पास पानी में हुड़दंग मचाने और छेड़छाड़ के मुख्य आरोपी नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वायरल हो रहे वीडियो से पहचान कर आरोपी नाबालिग को कानपुर के रेल बाजार इलाके से पकड़ा गया है। आरोपी के पिता बढ़ई का काम करते हैं। बारिश के दौरान आरोपी रिक्शा से ताज होटल के पास पहुंचा था। नोएडा अथॉरिटी ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की है। सलारपुर गांव में अवैध निर्माण गिराया गया है। करोड़ों की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था। अथॉरिटी ने बुलडोजर से निर्माण को ध्वस्त करा दिया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। आगरा में ताजमहल के अंदर भगवा झंडा लहराने का मामला सामने आया। बोतल में पानी ले जाकर अंदर चढ़ाने की भी बात सामने आई है। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा ने पानी को गंगा जल बताया। हालांकि सीआईएसएफ ने आरोपी महिला को पकड़ लिया है। 2 दिन पहले भी मथुरा के 2 युवकों ने ताजमहल के अंदर गंगा जल चढ़ाया था। आज मीना राठौर नाम की महिला ने भगवा झंडा लहराया। मीना राठौर अखिल भारत हिंदू महासभा की कार्यकर्ता है। और बड़ी खबर यहां पर ओलंपिक से आ रहे मेडल से चूके हैं लक्ष्य सेन। ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में लक्ष्य सेन हार गए हैं। पहला सेट जीतने के बाद हारे हैं लक्ष्य सेन। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में लक्ष्य सेन हार गए हैं। ये खबर हम आपको बता रहे हैं। ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में लक्ष्य सेन हार गए हैं। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।